हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपीआई एंड अप्रोच। दोस्तों, इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने जैन धर्म और 16 महाजन पदों को देख लिया था। आज जो हमारी चर्चा होगी उसी 16 महाजन पदों में से मगध महाजन पद की होगी, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसके अंतर्गत जो वंश आए उसमें मौर्य वंश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारा मुख्य फोकस मौर्य वंश पे रहेगा। और जो इसके पहले एक टाइमलाइन है उसको बताते हुए हम मौर्य वंश को विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले मगध साम्राज्य को देख लेते हैं, उसकी अवस्थिति को जान लेते हैं, उसके आरंभिक जो वंश है उसको देख लेते हैं, और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे मौर्य साम्राज्य पे या मौर्य वंश पे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मगध को देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार मगध के हम वर्तमान अवस्थिति को देखते हैं कि वर्तमान के हिसाब से मगध जो था प्राचीन काल में कौन सा एरिया था। तो सबसे पहले आप देखिएगा तो पटना का एरिया, गया का एरिया, झारखंड का एरिया, ये पूरा का पूरा मगध साम्राज्य था। तो वर्तमान अवस्थिति के हिसाब से बिहार का पटना और गया का जो एरिया था, दक्षिणी बिहार जो था, वो मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अब सबसे पहले जो ये मगध महाजन पद है उसका जिक्र हम लोग को अथर्ववेद में देखने को मिलता है। पहले सबसे पहला फैक्ट याद रखिएगा कि मगध महाजन पद का जिक्र कहाँ देखने को मिलता है, तो हम लोग को पहली बार उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, और दूसरा फैक्ट ये बताएं कि वर्तमान स्थिति के हिसाब से बिहार का जो दक्षिणी बिहार है वो मगध महाजन पद के अंतर्गत आता था, जिसमें पटना और गया का एरिया है। तीसरा बात कि ये जो महाजन पद था वो 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद था। तो सबसे शक्तिशाली होने के कौन कौन से कारण थे उसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। उसको जानने से पहले एक आप ओवरव्यू जानते हैं कि कोई भी साम्राज्य शक्तिशाली कब होता है, जब उसके जो साम्राज्य है उसके चारों ओर फोर्टिफिकेशन हो, दुर्गीकृत हो। ठीक है, ये उसको सुरक्षा प्रदान करता है, उसके बाद उसको ताकतवर बनाता है। इसके साथ ही उसके पास आधुनिक हथियार हो, उसके पास पैसा हो, धन हो, संपदा हो, व्यापार उसका अच्छा हो, तभी तो वो अपना जो शक्ति है उसमें विस्तार कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो एक साम्राज्य को शक्तिशाली बनाती है वो मगध के पास उपलब्ध थी। सबसे पहले तो प्राकृतिक रूप से एक बेल्ट था जो कि इसको सुभेद बनाता था, इसको अभेद बनाता था, इसको आप भेद नहीं सकते। सबसे पहले एक गंगा, उत्तर में गंगा का नदी बहता था, गंगा नदी थी, और दक्षिण में विंध्य पर्वत के बीच का एरिया मगध कहलाता था। तो एक तरीके से प्राकृतिक बेल्ट मिल गया जो इसको अभेद बनाता है। इसको भेदने मतलब इसको भेदने में कठिनाई होगी। इधर से आएंगे तो पहले पर्वत को पार करना पड़ेगा, तब यहाँ आएंगे दुर्गम पर्वत को पार करना पड़ेगा, उधर से नदी को पार करना पड़ेगा। तो सुरक्षा मिला, शक्तिशाली हुआ। दूसरा कारण कि यहाँ पे अपार खनिज संसाधन की जो बहुलता थी, इस वजह से क्या हुआ, तांबे थे यहाँ पे, लोहे की खदान थी, तो यहाँ पे आधुनिक जो अस्त्र है उसका बहुतायत मात्रा में उत्पादन हुआ, जिससे ये जो साम्राज्य है, ये जो महाजन पद है वो सबसे शक्तिशाली हुआ। इसके साथ ही ये जो मगध का एरिया है वो विस्तृत उपजाऊ मैदान वाला एरिया है। मैदान होगा तो कृषि होगी। कृषि में लोहे के प्रयोग ने क्या किया, इस क्षेत्र में भारी उत्पादन को बढ़ावा दिया, जिस वजह से इनके आय में बढ़ोतरी हुई, व्यापार में बढ़ोतरी हुई, ये आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ। जब कोई आर्थिक रूप से समृद्ध होगा तो उसके सारे आयाम हर तरीके से वो समृद्ध होगा। ठीक है, उसकी शक्ति में बढ़ोतरी होगी। उसके साथ ही युद्ध में उस समय जो सबसे प्रमुख आप कह सकते हैं जो उपकरण था वो हाथी होते थे। तो हाथियों की बहुलता इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा थी। तो ये सारे जितने कारण हैं वो मगध साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक आपको ओवरव्यू मिल गया कि मगध क्यों शक्तिशाली था। तो इसके ऊपर में गंगा नदी बहती थी, इसके साथ ही इसके दक्षिण में विंध्य पर्वत था, और इसकी दो राजधानियां थी, एक पाटलिपुत्र था और एक राजगीर था। तो राजगीर भी एक तो पूरा का पूरा महाजन पद ही प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है, प्राकृतिक रूप से अभेद है। इसके साथ जो इसकी राजधानी रही राजगीर और पाटलिपुत्र, वो भी प्राकृतिक रूप से अभेद हुई। कैसे, राजगीर भी पहाड़ियों से घिरा एरिया है, उसको भी भेदने के लिए पहाड़ियों को पार करना पड़ेगा। और जो पाटलिपुत्र है वो नदियों का एक जल दुर्ग का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे जो पाटलिपुत्र था वो गंगा, सोन और गंडक के संगम पे स्थित था।
तो तीन ओर से एक जल दुर्ग बन रहा था, यानी जल का फोर्टिफिकेशन था, यानी जल की किलाबंदी थी जो इसको अभेद बनाती थी और इस महाजनपद को शक्तिशाली बनाती थी। ठीक है, तो तत्कालीन परिस्थिति में ये महाजनपद 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली था। इसके कारण में सबसे पहला कारण कि प्राकृतिक बेल्ट, प्राकृतिक सुरक्षा, दूसरा खनिज संसाधन, तीसरा हाथियों की उपलब्धता, चौथा विस्तृत उपजाऊ मैदान। इसकी वजह से कृषि में बढ़ोतरी, व्यापार में बढ़ोतरी, आर्थिक समृद्धता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने का जो कारण है वो पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं कि सबसे पहले मगध साम्राज्य पे किस वंश ने शासन किया। तो देखिए, अलग अलग किंवदंतियों के हिसाब से, किंवदंती वर्ड का शाब्दिक अर्थ होता है कहानी, या कहानी कह लीजिए, या कहावत के हिसाब से अलग अलग तथ्य हैं। जैसे पुराणों के हिसाब से जो मगध का सबसे पहला वंश था वो बृहदत्त वंश था और उसके संस्थापक भी बृहदत्त थे पुराणों के हिसाब से। परंतु बाद के बौद्ध ग्रंथों में बताया गया कि नहीं, मगध का जो प्रारंभिक वंश था वो हर्यक वंश था और इसको ही सबसे ज्यादा तथ्यात्मक माना जाता है, सही माना जाता है। ठीक है, तो हर्यक वंश, अब इस हर्यक वंश को मगध का प्रथम वंश कहा जाता है। अब हर्यक वंश को हम आराम से इसके जितने भी राजा हैं उसको हम देखेंगे और उनके बारे में फैक्ट्स को रखेंगे और प्रत्येक फैक्ट्स को कोरिलेट करेंगे और इस प्रकार हम जो है प्रत्येक वंश का समावेशित करते हुए मौर्य वंश पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखिए, हर्यक वंश मगध का प्रथम वंश था। इसके संस्थापक कौन है? बिंबिसार। एक बिंबिसार है, एक बिंदुसार है, तो ये बिंबिसार है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। इसकी राजधानी कहाँ थी हर्यक वंश की? तो राजगृह या गिरिब्रिज, राजगृह या गिरिब्रिज। पूरे मगध महाजनपद में राजधानी दो ही जगह वेरी करेगा, राजगृह और पाटलिपुत्र, एक बार वैशाली जाएगा। ठीक है, तो हर्यक वंश सबसे पहले मगध का प्रथम वंश था। संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगृह या गिरिब्रिज। क्षेत्र विस्तार हेतु एक मिनट, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे बिंबिसार के बारे में। इसका प्रथम संस्थापक हो गया बिंबिसार, तो हम बिंबिसार के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, बिंबिसार ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए मैट्रिमोनियल अलायंस किया, वैवाहिक संधि किया। वैवाहिक संधि के माध्यम से वो अपनी शक्ति का विस्तार किया, अपने क्षेत्र का विस्तार किया। इसके लिए उसने 3 अलग अलग राज्यों में शादी की। सबसे पहले उसने काशी में शादी किया महाकोशला से, महाकोशला देवी से उन्होंने शादी किया, जो कि कौशल राज की पुत्री थी और प्रसेनजीत की बहन थी। ये जो महाकोशला थी वो कौशल राज की पुत्री थी, यानी कौशल प्रदेश में तो शादी किया था और वो प्रसेनजीत की बहन थी महाकोशला। इससे क्या हुआ, इनको जो बिंबिसार है उनको काशी प्रांत दहेज में मिला। ठीक है, दूसरा शादी इन्होंने किया चेलेना से, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। अब इन्हीं से अजात शत्रु का जन्म होगा, चेलेना से ही अजात शत्रु का जन्म होगा। उसके बाद जो तीसरा विवाह किया था इन्होंने पंजाब में किया था, पंजाब में इस साइड पंजाब के मद्र कुल की रानी क्षेमा से किया था, जो कि इनकी सबसे प्रधान रानी थी। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के बारे में तथ्य यह है कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाई थी। इसके बाद उन्होंने अपने क्षेत्र विस्तार के लिए वैवाहिक संधि या फिर वैवाहिक नीति का अनुसरण किया था, जिसके तहत उन्होंने 3 शादियां रचाई थी। पहली शादी जो रचाई थी वो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से रचाई थी, जिसके बदले उनको काशी प्रांत दहेज में मिला था। दूसरी शादी उन्होंने जो है वज्जी संघ में, मैंने आपको बताया था जो वैशाली है वज्जी की राजधानी, वो 8 गणों का संघ था। तो 8 गणों में से जो लिच्छवी था वो सबसे शक्तिशाली था। तो लिच्छवी राजकुमारी चेलेना से विवाह किया था और चेलेना से ही इनको अजातशत्रु होगा, जो आगे जाके इनकी हत्या करेगा। ठीक है, और पितृहंता कहलाएगा, भारत का प्रथम पितृहंता शासक कहलाएगा अजातशत्रु। उसके बाद तीसरा विवाह किया था क्षेमा से, जो कि पंजाब के मद्र कुल की रानी थी और ये इनकी सबसे प्रधान रानी थी, सबसे प्रिय रानी थी। ठीक है, उसके बाद एक फैक्ट इनके बारे में याद रखिएगा कि जो बिंबिसार है, ठीक है, उनका एक राजवैद्य था जिसका नाम जीवक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये सारे जितने फैक्ट मैंने बताया वहां से क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए एक भी फैक्ट को छोड़ने के लायक नहीं है। ठीक है, तो जो जीवक राजवैद्य था उनको भेजा था किसके लिए?
इलाज के लिए अवंती में, ठीक है, अवंती में भेजा था। अवंती शासक चंड प्रदोत के साथ इसने मित्रता स्थापित की थी, किसने, बिंबिसार ने। और अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था उनके पांडु रोग, पीलिया, जॉन्डिस के इलाज के लिए भेजा था, ठीक है। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, संस्थापक बिंबिसार, क्षेत्रीय विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किया, उसमें 3 विवाह किया, महाकोसला से, चेलेना से और क्षेमा से। इसके बाद अपने राजवैद्य जीवक को इन्होंने भेजा था अवंती में। अवंती का शासक उस समय कौन था, चंड प्रदोत, उसके पीलिया या पांडु रोग के इलाज के लिए भेजा था। तो बिंबिसार इस प्रकार खत्म हुआ। बिंबिसार के बारे में इतना ही फैक्ट याद रखेंगे। अब हम चलते हैं बिंबिसार के बाद अजातशत्रु को देखते हैं। तो देखिए अजातशत्रु, इसको भारतीय इतिहास का प्रथम पितृहंता शासक कहते हैं। भारतीय इतिहास का प्रथम पितृहंता शासक कहते हैं क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या करके शासन व्यवस्था को संभाला था, ठीक है, राजा बना था। तो पिता की हत्या करके शासक बना, इसको कुणिक कहते हैं, कुणिक। और ये जो था अजातशत्रु, वो जैन मतानुयायी था। अजातशत्रु क्या था, जैन मतानुयायी था, ये बौद्ध मतानुयायी नहीं था। लेकिन इसके टाइम में ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, इस बात को अच्छे से रिकॉल कीजिएगा। जब द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी तो उस समय शासक ये था, लेकिन ये किस धर्म को मानता था, तो जैन धर्म को मानता था। इसने लिच्छवियों से 16 साल तक संघर्ष किया, 16 साल तक संघर्ष किया लिच्छवियों से। लिच्छवी भी उस समय के शक्तिशाली वो राजा थे, ठीक है। बेसिकली अपने ननिहाल में ही इसने लड़ाई किया था, ठीक है। तो लिच्छवियों से 16 साल तक इन्होंने युद्ध किया और इस युद्ध में उन्होंने रथ मूसल और महाशिला कंटक का उपयोग किया था। रथ मूसल, रथ के आगे एक तलवार के जैसा, हसिया के जैसा लग रहा था, घोड़ा जितना तेजी से दौड़ता था लोग कटते जाते थे। तो लिच्छवियों के साथ युद्ध में सबसे पहले ही अजातशत्रु ने रथ मूसल का यूज किया था। और महाशिला कंटक आपने देखा होगा बाहुबली मूवी, तो यहाँ पे पत्थर रख के और इसको खींच के और पत्थर को फेंका जाता था एज ए गुलेल, एक बड़ा सा एक गुलेल कर सकते हैं आपको। गुलेल की कार्य प्रणाली पे ये बेस्ड होता है महाशिला कंटक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पत्थर के बड़े बड़े ढेरों को रखा जाता है। तो अजातशत्रु के बारे में याद रखिएगा कि प्रथम पितृहंता शासक है। द्वितीय बात, इसके बाद में इसको कुणिक कहा जाता है। ये जैन मतनुयायी था और लिच्छवियों से युद्ध के दौरान इन्होंने सबसे पहले कि 16 साल तक लिच्छवियों से युद्ध किया था। अंतिम विजय इनके मंत्री की वजह से हुआ था, जिसका नाम वत्सकार था। एक नाम याद रखिएगा, वत्सकार। वत्सकार, इसी मंत्री की सहायता से इन्होंने लिच्छवियों से विजय प्राप्त की थी और लिच्छवियों से युद्ध के दौरान इन्होंने रथ मूसल और महाशिला कंटक का उपयोग किया था। यह वीडियो में भी बड़ा हो सकता है, लेकिन एक वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे ट्रिक का संयोजन है, इसलिए बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि हमको कम समय में पूरे सिलेबस को कवर करना है। इसलिए वीडियो लंबा छोटा मिलता रहेगा। आप मेहनत करते रहिए वीडियो को पढ़ते हुए, ठीक है। ये पहले मैंने बता दिया कि प्रथम बौद्ध संगीति में हुई थी और ये राजगीर में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं उदाईन को, ठीक है। एक उदयन है, एक उदाईन है। उदयन दूसरा है, वो वत्स का राजा था, ये उदाईन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, जो उदाईन था उसने अपने पिता की हत्या करके राजकाज संभाला था, पर इसने क्या किया कि जो इसके दादा कह लेंगे, यानी बिंबिसार ने जो राजधानी राजगृह बताई थी उसको इसने चेंज करके पाटलिपुत्र बता दिया। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो कि सोन और गंगा नदी के संगम पे था। पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं, कुसुमपुरा कहते हैं। और जो उदाईन था वो भी जैन मतानुयायी था, ठीक है। जो अजातशत्रु था वो भी जैन मतानुयायी था और जो उदाईन था वो भी जैन धर्म को मानने वाला था, ठीक है। अब इस वंश को क्या कहते हैं, पितृहंता वंश कहा जाता है। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जो कि उदाईन का पुत्र था। और इसके मंत्री शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी। इसके मंत्री शिशुनाग ने इसकी नागदशक की हत्या कर दी और मगध पे एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक है। तो हर एक वंश का 3 शासक को पढ़ना है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। उदयन के बाद नागदशा करेगा, नागदशक की हत्या करेगा ये शिशुनाग और शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा। अब जो शिशुनाग वंश है इसके संस्थापक कौन है, शिशुनाग। तो शिशुनाग अब क्या करेंगे कि वैशाली को राजधानी बना देंगे। सबसे पहले बिंबिसार ने राजगृह को राजधानी बनाया,
उदयन ने पाटलिपुत्र को बनाया, और फिर ये जो शिशुनाग है वो वैशाली को राजधानी बना देंगे, और एक राजधानी राजगीर भी रहेगी, एक और वैशाली को राजधानी ये बना देंगे शिशुनाग। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। शिशुनाग के बाद इनका पुत्र कालाशोक आया। कालाशोक फिर से राजधानी कहां बनाएंगे? पाटलिपुत्र। तो एक बार राजधानी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको देख लीजिए। सबसे पहले बिंबिसार, तो बिंबिसार ने राजगृह में रखा था, उसके बाद चेंज किया था उदयन, उदयन ने कहा किया? पाटलिपुत्र। उसके बाद जो शिशुनाग है, शिशुनाग ने कहां बनाया? तो शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था, और उसके बाद फिर से चेंज करके कालाशोक ने पाटलिपुत्र इसको स्थानांतरित कर दिया, तो पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी बना दिया। ठीक है, यानी मगध की अब जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र रहेगी। इसके आगे इसको काकवर्ण कहते हैं, इसको काकवर्ण कहते हैं पुराण तथा दिव्य बदान में। अजातशत्रु को कुणिक कहते हैं और इसको काकवर्ण कहते हैं, और इनकी हत्या महापद्म नंद ने की थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टोरी है, उसको देख लीजिए। देखिए, मैं हर चीज को चाहूँ तो खोल खोल के बता सकता हूँ, क्यों, पर हमको कम समय में हर चीज को देख के चलना है, इसलिए मैं जहां जो जैसे बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए वैसे पढ़ लीजिए, जहां हमको बताना है वहां मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टोरी है छोटा सा, वहां देख लीजिए। जो ये कालाशोक थे, तो कालाशोक के यहाँ महल में एक नाई रोज जो है वो दाढ़ी बनाने के लिए आता था, इनको इनका मतलब सजने संवरने के लिए वो आता था। आने के दौरान वो जो उनकी रानी थी उनका भी मेकअप करने का काम करने लगा। धीरे धीरे रानी के मध्य जो नाई था उसका संबंध, उससे प्रेम हो गया, और बाद में नाई और रानी मिलके कालाशोक की हत्या कर देते हैं, इसके साथ उसके 10 पुत्रों की हत्या कर देते हैं। ऐसा एक लेखक है जो कि जिसका नाम कार्टियस है, वो कहता है, और यह वही नाई बाद में जो है वो किस नाम से जाना जाएगा? महापद्म नंद के नाम से जाना जाएगा। फिर से स्टोरी सुनिए। कालाशोक एक नाई को हमेशा बुलाता था, उससे अपना जो सेविंग वेविंग कराता था, बाद में वो उसकी रानी का भी मेकअप करने लगा, और उसके साथ उसका प्रेम संबंध हो गया, और प्रेम संबंध की वजह से उन दोनों ने रास्ते के पत्थर कालाशोक को हटाना चाहा। कालाशोक सहित इसके 10 पुत्रों की हत्या कर दी, और वही नाई को हम लोग महापद्म नंद के नाम से जानते हैं। ऐसा एक इतिहासकार है कार्टियस, वो कहते हैं। ठीक है, तो उस नाई का नाम अग्रसेन था, और वही नाई बाद में महापद्म नंद के नाम से जाना गया, और नंद वंश की स्थापना हुई। तो मगध पे नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्म नंद ने की। अब ये जो महापद्म नंद था ना, वो निम्न कुल का माना जाता है। ठीक है, और इसने उपाधि ली थी सर्व क्षत्रांग की और भार्गव की। जैसे परशुराम ने क्षत्रियों के जो अत्याचार को सहने के मतलब अत्याचार को खत्म करने के लिए, क्षत्रियों का विनाश करने के लिए जैसे संकल्प लिया था, वैसे ही ये महापद्म नंद ने एक उपाधि ही ले ली थी सर्व क्षत्रांग की, क्षत्रियों का नाश करने वाला। और दूसरा भार्गव की, भार्गव का शाब्दिक अर्थ होता है कि मैं दूसरे परशुराम का अवतार हूं, मैं दूसरे परशुराम का अवतार हूं। तो नंद वंश का जो संस्थापक है वो महापद्म नंद है। इसकी उपाधि क्या है? सर्व क्षत्रांग की उपाधि है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, और दूसरा उपाधि था इसका भार्गव का, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि ये परशुराम का दूसरा अवतार खुद को बताता था। ठीक है, तो इसके बारे में बस इतना ही पढ़ेंगे। अब इसका पुत्र धनानंद को देखते थे। इसके पास अपार संपदा थी धनानंद के पास, इसलिए इसको नाम धनानंद कहा गया। इसके बारे में क्या फैक्ट्स है, किन किन बातों को रखना है, इसको देखिए। ये जो था धनानंद, वो तत्कालीन यूनानी शासक सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का समकालीन कौन था? धनानंद था। इसने जनता पे बहुत सारे टैक्सेस को इंप्लीमेंट कर रखा था, बहुत सारे करों को थोप लगा रखा था, जिस वजह से जो जनता थी इससे असंतुष्ट थी, और ये एक प्रकार का क्रूर शासक था। और इसके काल में एक और घटना याद रखिएगा कि इसने तक्षशिला के एक गुरु, जिनका नाम चाणक्य है, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, उसमें धर्म पे बहस के दौरान इनका बहुत अपमान किया था। तो बाद में इन्हीं चाणक्य ने क्या किया कि जब चाणक्य का अपमान हुआ, अपमान से जब वो फिर से अपने तक्षशिला की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में एक गेम होता है, एक पहले जमाना में एक आप कह सकते हैं एक स्पोर्ट्स इवेंट होता था जिसका नाम राजकीलम है। राजकीलम बेसिकली कुश्ती के समान होता था, जिसमें दो योद्धा अपने शक्ति का प्रदर्शन करते थे आपस में लड़के। तो राजकीलम खेल के दौरान किन्होंने चाणक्य ने देखा कि एक छोटा बालक
एक छोटा बालक है, उसने अपने चाल से एक बहुत बड़े जो सामने अगेंस्ट में जो था उसको पटक दिया। तो इन्होंने चाणक्य ने उस लड़के को अपना 1,000 मतलब उस जो इवेंट कराता है उसको 1,000 रुपए दे के उस लड़के को इन्होंने हायर कर लिया, अपने पास रख लिया। और बाद में उसी इसी को उन्होंने इसके अगेंस्ट खड़ा किया और इसके पूरे साम्राज्य को, धनानंद के साम्राज्य को सत्यानाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। उसी शासक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारी चर्चा होगी वो चंद्रगुप्त मौर्य की होगी। इसके पहले हम लोग एक बार फिर से टाइमलाइन देख लेते हैं कि मगध में जो सबसे पहला वंश है वो हर्यक वंश है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन। ठीक है, और उदयन, उदयन के बाद जो आया, उदयन के बाद नागदशक। ठीक है, और नागदशक कहते हैं किसने की? शिशुनाग ने। और कौन से वंश की स्थापना की? शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग के बाद कालाशोक, और कालाशोक कहते हैं कि महापद्मनंद ने और नंद वंश की स्थापना की। महापद्मनंद के बाद धनानंद, और धनानंद कहते हैं किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, तो टाइमलाइन क्लियर है। फिर एक बार बोलता हूं, सबसे पहला वंश हर्यक वंश, संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन, उदयन का पुत्र नागदशक, नागदशक कहता है किसने की? नागदशक कहता है शिशुनाग ने की। और कौन से वंश की स्थापना की? शिशुनाग वंश की। शिशुनाग के बाद कालाशोक, नागवंश समाप्त। अब कालाशोक कहता है किसने की? महापद्मनंद ने और नंद वंश की स्थापना की। और फिर नंद वंश में सेकंड राजा धनानंद, धनानंद कहते हैं किसने की? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने की और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आज हम उसी मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए चलते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा उसी समय में तत्कालीन परिस्थिति को समझ लेते हैं कि वैश्विक लेवल पे क्या हो रहा था। भारत पे आक्रमण, मतलब दो दो साइड से भारत पे आक्रमण हो रहे थे उस समय में। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम मौर्य साम्राज्य पे चलेंगे। तो भारत, प्राचीन भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुआ है उसको देख लेते हैं। वो दो भाग में हुआ था, एक ईरान की साइड से आक्रमण हुआ था, एक यूनान की साइड से आक्रमण हुआ था। तो ईरान वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि यूनानी आक्रमण है, क्योंकि इसमें सिकंदर का वर्णन हमको मिलता है यूनानी आक्रमण में। इसलिए ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूनानी आक्रमण ही इंपॉर्टेंट है। तो यूनानी आक्रमण को देखते हैं। यूनानी आक्रमण मुख्य रूप से हमारा फोकस किस पे रहेगा? सिकंदर पे। तो देखिए, सिकंदर जो था, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय। ये मकदूनिया से आया था, मकदूनिया का शासक था फिलिप द्वितीय, उसी का पुत्र था सिकंदर। और 20 वर्ष की अल्प आयु में ये जो है वो शासक बन जाता है और इसने विश्व विजय करने का ये सपना देखता है और उसी के अनुरूप ये अपना अभियान चलाना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो है वो यूनान से चलता हुआ आता है भारत की ओर। ठीक है, तो भारत पे आक्रमण इसने कब किया? 326 ईसा पूर्व में इसने भारत पे आक्रमण किया। बल्ख, काबुल को जीतते हुए, हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए ये कहां पहुंच जाता है? हिंदू कुश पर्वत में खैबर दर्रा है, उसको पार करते हुए भारत में पहुंच जाता है। फिर से देखते हैं, प्राचीन भारत पे विदेशी आक्रमण में हम लोग यूनानी आक्रमण को देखेंगे और यूनानी आक्रमण में मुख्य रूप से हमारा फोकस रहेगा सिकंदर। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय, जो कि कहाँ के शासक होते हैं? मकदूनिया के शासक होते हैं। फिलिप द्वितीय कहाँ के शासक होते हैं? मकदूनिया के शासक होते हैं। और 20 वर्ष के अल्पायु में ये शासक बनता है और विश्व विजय का सपना देखता है। उसी सपना को साकार करने के लिए चलता है एक बहुत बड़ी सेना को लेके और भारत की ओर यह रुख करता है। विश्व के अन्य देशों को जीतते हुए भारत की ओर रुख करता है और बल्ख, काबुल को जीतते हुए ये हिंदू कुश पर्वत तक पहुंच जाता है और खैबर दर्रा को पार करके ये एंट्री करता है भारत में। तो अब इसका भारत में एंट्री होगा तो सबसे पहले इसको कौन शासक मिलेंगे? इसको देखिए, इसका एंट्री हुआ भारत में, खैबर दर्रा को पार किया, सिंधु नदी को पार किया। जैसे ही इसने सिंधु नदी को पार किया, इसका मुलाकात होगा आम्भी शासक से। इसको भारत का प्रथम देशद्रोही शासक कहते हैं। प्राचीन भारत का प्रथम, या फिर पूरे इतिहास का, भारतीय इतिहास का प्रथम देशद्रोही शासक कहते हैं, क्योंकि इसने आत्मसमर्पण कर लिया था अपने देश के अगेंस्ट जाके। किसके अगेंस्ट, मतलब किसके सामने किया था? तो वो सिकंदर के सामने इसने आत्मसमर्पण कर लिया था। ठीक है, तो ये आम्भी है। अब उसके बाद एक सीमांत क्षेत्र था अस्वक, अस्वक जिसको कहते हैं, वो एक सीमांत गणराज्य था। ठीक है, वो सीमा से सटे हुआ था, हिंदू कुश पर्वत से सटे हुए एरिया था।
तो वहां पे क्या हुआ, जब वहां पे आक्रमण किया सिकंदर ने, तो वहां के सारे पुरुषों को जब इसने मार दिया, तो वहां की सारी महिलाएं जो है उन्होंने शस्त्र उठा लिया, उन्होंने हथियार उठा लिया। तो इसने वहां के सारे महिलाओं को भी मार दिया, और इस प्रकार इसने अपने नाम पे कलंक छपवा लिया कि ये अस्मक है। अस्मक में सारी महिलाओं की भी हत्या इसने करवा दी थी। किसने? सिकंदर ने। अब उसके बाद ये आगे बढ़ता है, सिंधु नदी को पार कर गया, एक सीमांत क्षेत्र अस्मक को इसने अस्मक के सारे पुरुषों को मार दिया। और अस्मक की राजधानी क्या थी? मशग। अस्मक की राजधानी क्या थी? मशग। ठीक है। अब उसके बाद ये आगे बढ़ता है पंजाब। तो पंजाब में शासक होता है पोरस। पंजाब का शासक कौन होता है? पोरस। पोरस से कौन सी लड़ाई होती है? तो हाइडो स्पीच या झेलम वितिस्ता का युद्ध। झेलम को वितिस्ता कहते हैं, झेलम का प्राचीन नाम वितिस्ता है। तो पोरस से कौन सी लड़ाई होती है? हाइडो स्पीच या झेलम का युद्ध। और इस युद्ध में जो है पोरस की वीरता से, भले ही पोरस हार जाता है, लेकिन पोरस की वीरता से जो सिकंदर है वो प्रसन्न होता है। जीतने के बाद भी ये क्षेत्र पोरस को दे देता है। तो आपसे अब पूछता है कि सिकंदर ने भारत में कितने महीने व्यतीत किए? भारत में 19 महीने व्यतीत किए। और उसके बाद पंजाब के आगे व्यास नदी है, तो व्यास नदी को ये पार करके आगे बढ़ना चाहा, मगध की ओर बढ़ना चाहा, परंतु सिपाहियों ने मना कर दिया और इसका तबियत खराब हुआ और ये लौट गया। यहां से लौट गया और बेबीलोन जाते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 33 वर्ष की आयु में बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो जाती है। और भारत में सिकंदर ने जिन क्षेत्रों को विजित किया था उनको सेनापति के हाथों छोड़ के ये चला जाता है। बेसिकली एक सेनापति का नाम आता है जिसका नाम फिलिप है। फिलिप द्वितीय के पिता थे। यहाँ जो सेनापति है वो फिलिप है। और जैसे ही ये इनके मरने की खबर चलती है, पहुंचती है कहाँ पे? मकदूनिया में। तो एक जो इनका उत्तराधिकार या इनका जो मुख्य सेनापति होता है जिसका नाम सेल्यूकस निकेटर है, वो बेबीलोन का शासक बन जाता है। और जो यहाँ पे फिलिप द्वितीय सेनापति है, यहाँ पे जो सीमांत क्षेत्र है, जो भारत की हिंदू कुश वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो पंजाब वाला एरिया है, वहां पे ये शासन कर रहा होता है फिलिप। ठीक है। अब यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखिए कि इसने 2 नगर बनवाए थे। किसने? सिकंदर ने 2 नगर बसवाए थे, एक निकाया और दूसरा बाऊ फेकला। जो बाऊ फेकला था ना, वो अपने घोड़े के नाम पे इन्होंने रखवाया था। जो बाऊ फेकला था अपने प्रिय घोड़े के नाम पे एक नगर बसवाया था, बाऊ फेकला। तो निकाया और बाऊ फेकला। अब इसके बाद की पृष्ठभूमि को हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझेंगे। तो यहाँ तक मैंने बता दिया कि विजय क्षेत्र को किसके हाथों छोड़ गया था? अपने सेनापति फिलिप के हाथों छोड़ के गया था। और वहां का परिदृश्य क्या था? मकदूनिया का। जैसे ही ये मरा तो मुख्य सेनापति सेल्यूकस निकेटर वहां का शासक बन गया। अब यहाँ पे इसके आगे चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए, मौर्य साम्राज्य को देखिए। क्योंकि घनानंद ने को मार के चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी है, मौर्य वंश की स्थापना कर दी है। ठीक है। तो मौर्य काल कब से कब माना जाता है? 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसको भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक कहा जाता है। प्रत्येक लाइन का अर्थ समझाते हैं। ऐतिहासिक कहने का अर्थ होता है कि यही वो शासक है जहां से इतिहास का जो लिखित विवरण है वो स्पष्ट रूप से मिल जाता है। इस वजह से इसको भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक कहते हैं। उसके बाद दूसरा लाइन देखिए कि इसको विदेशी दासता से मुक्त कराने वाला प्रथम शासक माना जाता है। विदेशी दासता से मुक्त कराने वाला ये प्रथम शासक था। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब सिकंदर यहां से लौटा और फिलिप नामक सेनापति ने उस क्षेत्र पे अपना अधिकार स्थापित किया और वहां का जो शासक है मकदूनिया का वो सेल्यूकस निकेटर बना। तो जो फिलिप है ना, वो उस क्षेत्र में जो है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो है वो शोषण करना स्टार्ट कर देता है, वहां के लोगों को सताना स्टार्ट कर देता है। अपना जो सांस्कृतिक, अपना जो उस वहां का जो संस्कृति उसको यहाँ पे थोपना, जबरदस्ती थोपना चाहता है। टैक्सेस बढ़ा देता है। यहाँ के लोग जो होते हैं पश्चिमोत्तर क्षेत्र के, वो बहुत ज्यादा दुख में आ जाते हैं और बहुत ज्यादा वो चिंतित हो जाते हैं। तो जब वो चिंतित हो जाते हैं तो वो कहाँ आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के पास, और बताते हैं कि अपना जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है वहां पे ऐसा ऐसा जो शोषण किया जा रहा है। किसके द्वारा? फिलिप के द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, वो एक बहुत ही विशाल सेना लेके चलते हैं। कहाँ पे? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में।
इससे किसे लड़ने के लिए, फिलिप से लड़ने के लिए। तो जैसे ही फिलिप सुनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य चला है, तो ये अपना संदेश पहुंचा देता है किसको, सेल्यूकस निकेटर मकदूनिया में जो बैठा है। अब वो सेल्यूकस निकेटर आता है या पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, और यहां से जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य एक भयानक युद्ध होता है। उस युद्ध में कौन जीतते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जीतते हैं और सेल्यूकस निकेटर हार जाते हैं। पर इसी युद्ध में क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री है वो पसंद आ जाती है। तो अब युद्ध हुआ, तो युद्ध के बाद क्या होगा, संधि होगा। अब हम संधि को देख लेते हैं, ठीक है। तो संधि को देखिए तो टोटल 4 संधियां हुई थी, इसको समझते हैं। तो इस लाइन का अर्थ समझ गए कि विदेशी काष्ठा से मुक्त कराने वाला प्रथम शासक जो फिलिप द्वितीय ने यहाँ पे जो क्रूरता मचा के रखा था पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, जो शोषण मना कर रखा था, उसको उससे मुक्त कराने वाले शासक कौन है, ये चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने कब पराजित किया, तो 305 बीसी में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, 305 बीसी में। और संधि क्या किया, तो संधि में देखिए सबसे पहले तो इनको जो है वो सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री है वो पसंद आ जाती है। तो कहते हैं कि आप युद्ध तो हार गए हैं, एक ऐसा काम कीजिए कि मेरे साथ वैवाहिक संबंध बना लीजिए, अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करवा लीजिए। तो संधि में जो सबसे पहले हुआ कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, जिसको हम कार्नेलिया भी कहते हैं, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। और ये इसको भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहते हैं। जो दूसरा संधि हुआ, विवाह तो हो गया, अब विवाह में कुछ तो लेगा ना चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो सेल्यूकस निकेटर है उसने बोला मेरा इस क्षेत्र से क्या लेना देना, मैं तो यहाँ का हूं ही नहीं, तो ये जो क्षेत्र है हम इनको ही दे देते हैं, और जो इनडायरेक्टली रूप से ही, पर ये मेरा बेटी का ही तो होगा ना। तो इन्होंने क्या किया कि जो अपना क्षेत्र था काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, वो किसको दे दिया, वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, ठीक है। अब इसके साथ ही अब यहाँ पे अपने बेटी को छोड़ के जाएगा, तो ऐसे ही थोड़ी छोड़ के चला जाएगा। अब मान के चलिए कि इसके जाने के बाद वो उसकी हत्या ही कर दे। इस वजह से संधि में ही एक राजदूत को नियुक्त करने का बात कहा गया, जिसका नाम क्या था, मेगास्थनीस था, जिनकी बहुत ही फेमस बुक है इंडिका, ठीक है। तो सबसे पहला संधि हुआ विवाह, दूसरा हुआ कि एक राजदूत आपके दरबार में रहेगा ताकि मेरे बेटी का जो बातचीत है या बेटी की स्थिति है या बेटी के बारे में हमको बताता रहेगा, वो सुख स्मृत है कि नहीं, इसके बारे में हमको बताता रहेगा। तो दूसरा संधि में राजदूत रखने के बाद जिसका नाम मेगास्थनीस था। तीसरा में मैंने बता दिया था कि काबुल, कंधार, मकरान और हेरात वाला एरिया जो है वो दहेज में मिल जाता है किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। अब यहां से पूछता है कि काबुल का यूनानी नाम क्या है, तो उसको देखिएगा एक बार आराम से, ठीक है, और ये आपको रटना पड़ेगा। तो देखिए जो काबुल है ना, उसको यूनानी भाषा में पेरी पेनी सदाई कहते हैं। काबुल को क्या कहते हैं, पेरी पेनी सदाई, पेरी पेनी सदाई। कंधार को क्या कहते हैं, अराकोसिया, कंधार को क्या कहते हैं, अराकोसिया। मकरान को जेड्रोसिया, हेरात को एरिया। फिर से देखिए, हेरात को एरिया, मकरान को जेड्रोसिया, कांधार को अराकोसिया और काबुल को पेरी पेनी सदाई, पेरी पनी पेनी सदाई, ठीक है। तो एरिया, जेड्रोसिया, अराकोसिया, पेरी पेनी सदाई, ठीक है। एरिया, जेड्रोसिया, अराकोसिया, पेरी पेनी सदाई, हेरात, मकरान, कंधार, काबुल, ठीक है। ये 4 आप बार बार करके और इसको रट लीजिएगा, ये आपको रटना ही पड़ेगा। हेरात से एरिया, मकरान जेड्रोसिया, कंधार अराकोसिया, काबुल पेरी पेनी सदाई, ठीक है। मैंने 2 बार बोल दिया, अब एक बार ऐसे एक साइड का ढक के और दूसरा साइड बोल के आप उसको रट लीजिएगा, ठीक है। और जो चौथा संधि हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र में मगध क्षेत्र में किसकी प्रधानता थी, हाथियों की प्रधानता थी, तो 500 हाथी अपने ससुर जी को इसने दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो था चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी जैन मत अनुयायी था। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अजातशत्रु भी जैन मत अनुयायी, उदयन भी जैन मत अनुयायी और चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन मत अनुयायी। 320 ईस्वी में इसने, इसी के टाइम में जैन संगीति का आयोजन हुआ था। इसी के समय कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में। और 312 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ। और 312 ईसा पूर्व में जो है वो मगध में भयंकर अकाल पड़ा। तो जब अकाल पड़ा तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो
अपने गुरु भद्रबाहु के साथ चला जाता है मगध को छोड़ के। कहां पे? कर्नाटक। कर्नाटक में कहा चला जाता है? श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी के पहाड़ पे ये चला जाता है और अपने गुरु भद्रबाहु के आदेशानुसार संलेखना विधि का, मतलब जिसमें खाना वाना सब त्याग दिया जाता है, उसको प्रयोग करते हुए ये जो है वो निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है, ये अपना देह त्याग देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंतिम समय में श्रवण बेलगोला चला जाता है कर्नाटक में। ठीक है, किसके साथ? भद्रबाहु के साथ। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जो भयंकर अकाल पड़ा था ना 312 ईसा बीसी में, 312 ईसा पूर्व में जो भयंकर अकाल पड़ा था, तो और ये अकाल जो बेसिकली जो सौराष्ट्र वाला एरिया में भी पड़ा था, तो गुजरात वाला एरिया, गुजरात और जो मुंबई वाला एरिया, महाराष्ट्र वाला एरिया, वहां पे भयंकर ऐसे अकाल तो पूरे मगध में पड़ा था। परंतु सौराष्ट्र के गवर्नर जो था उस टाइम, उसका नाम पुष्यगुप्त था, पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य को आदेश देके उस क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया गया था, जिसको सुदर्शन झील कहते हैं। कौन सा झील कहते हैं? सुदर्शन झील कहते हैं। ठीक है, अकाल के दौरान किस क्षेत्र में झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो सौराष्ट्र यानी गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया में इसने वहां के गवर्नर, जिसका क्या नाम था? पुष्यगुप्त वैश्य, इसको आदेश देके सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जिसका जिक्र रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है। वैसे इन्होंने अपने मगध क्षेत्र में ही करवाया होगा बहुत सारे झीलों का निर्माण, परंतु उल्लेखित जो है, जहां लिखा हुआ मिलता है, अभिलेखों में जो मिलता है, वो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है कि सुदर्शन झील का निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य की सहायता से करवाया था। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स और देख लीजिए कि एक यूनानी लेखक है सेंट जस्टिन ऑस्ट्रोबो। जस्टिन ऑस्ट्रोबो चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे कहते हैं, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते हैं? तो सैंड्रोकोटस कहते हैं। जस्टिन ऑस्ट्रोबो क्या कहते हैं? सैंड्रोकोटस। एपियन और प्लूटार्क क्या कहते हैं? एंडोकोटस। जस्टिन ऑस्ट्रोबो क्या कहते हैं? सैंड्रोकोटस। एपियन और प्लूटार्क क्या कहते हैं? एंडोकोटस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे ये स्लाइड। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बिंदुसार को। तो देखिए बिंदुसार जो है ना, बिंदुसार के बारे में बहुत ही एक फेमस, एक मजेदार कहानी है, इसको देखिएगा। तो सबसे पहला बात कि बिंदुसार को बिंदुसार क्यों कहते हैं? ठीक है, तो देखिए जो बिंदुसार के पिता है ना, आपको पता है वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से ही उनके गुरु जो चाणक्य हैं वो खाने में विष दिया करते थे, ताकि जो विष कन्याएं हैं उनके प्रकोप से ये बचे रहे। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का शादी हुआ, उनकी पत्नी का नाम दुर्धरा था। तो एक दिन की बात है जब चंद्रगुप्त मौर्य कुछ खा रहे थे, कुछ चटपटा खा रहे थे, और उनकी पत्नी जो दुर्धरा है वो प्रेग्नेंट थी। ठीक है, लेकिन खाने के दौरान ही उनको कोई काम याद आ गया, वो चले गए कहीं पे। तो उनकी जो पत्नी थी दुर्धरा, वो चटक खाने का उनका मन किया, क्योंकि प्रेगनेंसी में जनरली खट्टा तीखा खाने का मन करता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आखिर मेरा पति कहीं छोड़ा हुआ है ना, इसको हम खा लेते हैं। तो उन्होंने खा लिया, उन्होंने खा तो लिया, परंतु उसमें जहर होने की वजह से वो जहर उनके शरीर के साथ साथ उस शिशु तक पहुंच गया, और उस शिशु के भी पूरे शरीर में फैल गया। जब ये छटपटाने लगे, जब इनकी जो वाइफ है दुर्धरा वो छटपटाने लगी, तो चंद्रगुप्त मौर्य दौड़े दौड़े आए, और सबसे पहले शिशु को बताने के लिए उन्होंने जो दुर्धरा है उनके पेट को चीर दिया और शिशु को निकाल लिया। तो दुर्धरा तो चली गई, दुर्धरा तो को नहीं बचा सका, परंतु जो उस शिशु था उनको इन्होंने बचा लिया। लेकिन बचा तो लिया, परंतु जो जहर है वो पूरे शरीर में फैल गया था, और वो छोटे छोटे बिंदु के रूप में क्लॉट कर गया था, ब्लड। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो क्लॉट हुआ था ब्लड का, वो मस्तिष्क वाले एरिया में हुआ था, बिंदु के रूप में। इस वजह से इनको, इस शासक को बिंदुसार कहा जाता है, और ये भारत के पहले सिजेरियन शासक कहे जाते हैं, सर्जरी से पैदा हुए शासक कहे जाते हैं। ठीक है, बिंदुसार भारत का प्रथम सिजेरियन शासक कहा जाता है। इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, माता का नाम दुर्धरा। उसके बाद इसके बारे में क्या फैक्ट है, क्या पढ़ना है, तो देखिए इसने क्या किया ना कि सीरिया, ये जो है ना, इसके समय में आपको ज्यादा युद्ध वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलेगा। इसके बारे में इसके बारे में कुछ 3-4 फैक्ट है, उनको याद रखें, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले बात, इनके पिता का नाम
जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। माता का नाम दुर्धरा था। इनको भारत का प्रथम सिजेरियन शासक कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने सीरिया यानी यूनान के शासक जिसका नाम एंटियोकस प्रथम है, उनको पत्र लिखा था इन्होंने। किन्होंने? बिंदुसार ने। सीरिया यानी यूनान, सीरिया के शासक एंटियोकस को पत्र लिखा था। एंटियोकस प्रथम को पत्र लिखकर 3 चीजों का डिमांड किया था उनसे कि आप मुझे जो है वो विदेशी मीठी शराब प्रोवाइड करा दीजिए। दूसरा, सूखा मेवा अंजीर, अंजीर जो आपने देखा होगा उसको प्रोवाइड करा दीजिए। और एक जो है वो दार्शनिक को प्रोवाइड करा दीजिए। किन 3 चीजों का डिमांड किया? किससे किया? बिंदुसार ने। तो बिंदुसार ने सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम से 3 चीजों का डिमांड किया, जिसमें विदेशी मीठी शराब और जो अंजीर है, इसके साथ ही एक दार्शनिक है। तो जो एंटियोकस प्रथम है उन्होंने दार्शनिक को छोड़ के सभी चीजों को दे दिया। ठीक है, दार्शनिक को इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि हम विचारों का मतलब जो विचार है उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजना चाहते हैं। ये विचार यहीं पे स्मृतता कराती है और यहीं पे समृद्धता कराती रहेंगी, इसलिए मैं दार्शनिक आपको नहीं दे सकता हूं। आप ऊपर की 2 चीजें ले लीजिए। यूनानी शासक ने दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया और इसके जगह पे एक राजदूत भेजा जिसका नाम है डायमेकस। ठीक है, तो बिंदुसार ने सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम को पत्र लिख के 3 चीजों की मांग की थी। सबसे पहले उन्होंने शराब मांगा, दूसरा सूखा मेवा अंजीर मांगा, तीसरा दार्शनिक मांगा। दार्शनिक नहीं मिला, उसके जगह पर राजदूत मिला जिसका नाम डायमेकस था। उसके बाद सीरिया के अलावा एक जगह और जो है मिस्र, जो कि टॉलमी द्वितीय था। सीरिया का शासक जो था वो एंटियोकस प्रथम था और मिस्र का शासक टॉलमी द्वितीय था। तो टॉलमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। ठीक है, एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था और टॉलमी द्वितीय जो कि मिस्र का शासक था उसने कौन सा राजदूत भेजा था? उसने डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए, जो चाणक्य था, क्योंकि इसके पिता की तो मतलब पिता ने तो देह त्याग दिया था समाबेलगुला में, लेकिन चाणक्य अभी भी जिंदा था। तो बिंदुसार के शासनकाल के दौरान भी चाणक्य ही प्रधानमंत्री था, परंतु जब चाणक्य की मृत्यु होती है तब कौन प्रधानमंत्री बनता है? तो वो बनता है राधागुप्त। राधागुप्त यानी कुछ समय तक बिंदुसार के समय भी प्रधानमंत्री के पोस्ट पर चाणक्य रहे थे। ठीक है, अब बिंदुसार के दरबार में ना 500 व्यक्तियों का एक सभा का आयोजन किया जाता था, जिसमें 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी। ठीक है, 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी। मंत्री परिषद इतना बड़ा मंत्री परिषद जिसमें 500 मंत्री बैठते होंगे और उसको क्या कहा जाता है? खट्टालक कहा जाता है। तो बिंदुसार के बारे में सबसे पहला बात कि उनको सिजेरियन शासक कहा जाता है। इसके साथ ही उन्होंने जो है वो सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम से 3 चीजों की मांग की थी, बदले में उनको 2 चीजें मिली थी और एक राजदूत मिला था जिसका नाम डायमेकस है। उसके बाद मिस्र नरेश जो है टॉलमी द्वितीय से टॉलमी द्वितीय ने इनके दरबार में कौन सा राजदूत भेजा था? तो डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। इन्होंने सीधे राजदूत भेजा था, किन्होंने? टॉलमी द्वितीय ने। और इसके समय भी जो इनके पीएम थे वो कौटिल्य ही थे, परंतु बाद में राधागुप्त बनते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अशोक को देखते हैं। तो देखिए, अशोक का जो समय अवधि है वो 269 बीसी से 232 बीसी है। ठीक है, अब इनके पिता तो बिंदुसार हो गए, इनकी माता का नाम धम्मा था। इनकी माता का नाम धम्मा था। ठीक है, अशोक जो है वो राजा बनने से पूर्व जो है वो उज्जैन के प्रतिपाल थे। कहाँ के प्रतिपाल थे? उज्जैन के प्रतिपाल थे। अशोक राजा बनने से पूर्व उज्जैन के प्रतिपाल थे। अब ये जो है गद्दी पे कब बैठते हैं? तो 269 बीसी में, यानी 269 ईसा पूर्व में ये गद्दी पे बैठते हैं और इनके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 259 बीसी में गद्दी पे बैठे और 261 बीसी में अशोक ने कलिंग विजय किया। लेकिन कलिंग विजय के दौरान ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गए, व्यथित हो गए। ठीक है, जो बहुत सारे लोगों का जो हत्या हुआ उसको देख के मतलब इनका जो आत्मा है वो पिघल गया और इन्होंने भेरी घोषे धम्म घोषे में चेंज कर लिया। युद्ध की नीति को छोड़ के धम्म की नीति को अपना लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात देख देते हैं कि उन्होंने कलिंग पे आक्रमण ही क्यों किया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो देखिए, जो मगध साम्राज्य था ना उसके नीचे ही कलिंग पड़ता था और मगध साम्राज्य ने लगभग संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था एक कलिंग को छोड़कर इस समय तक। ठीक है, जो कि इसके सटे ही रास्ता और
ठीक है। तो एक कारण तो ये था कि कलिंग जो है वो अभी तक स्वतंत्र था, इसलिए अशोक का नजर इस पे था। दूसरा, यहाँ का जो शासक था जिसका नाम नंदराज है, उसने बिंदुसार का एक बार अपमान कर दिया था, दूसरा कारण। तीसरा कारण जो है, यहाँ पे एक बंदरगाह था जिसको ताम्रलिप्ति कहते हैं, और यहीं से पूरे पूर्वी देशों के साथ व्यापार होता था। परंतु ये किसके अधीन था? कलिंग राज के अधीन था। यानी अशोक को अनुमति लेना होता था अपना व्यापार करने के लिए कलिंग राज्य से। ये एक कारण था कलिंग पे आक्रमण करने का। चौथा कारण था कि जो ये कलिंग है ना, वो सूती वस्त्र और हाथी दांत, जो कि उस समय की कीमती वस्तु मानी जाती थी, तो उस मतलब वहां पे इसका उत्पादन होता था, वहां पे अश्वत्थ रूप से मिलता था सूती वस्त्र और जो हाथी दांत है। और अशोक जो है ना, पहले के युद्धों में आर्थिक स्थिति जो थी वो खराब हो चुकी थी, इस वजह से जो धन संपदा से समृद्ध था ये, तो इसको लूट के अपना धन संपदा को भरना चाहता था, इसलिए ये भी एक कारण था आक्रमण करने का। तो सबसे पहला कारण था कलिंग का स्वतंत्र होना। दूसरा कारण था कि जो नंजराज यहाँ का शासक है उसने इसके पिता बिंदुसार का अपमान कर दिया था। तीसरा, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। चौथा, सूती वस्त्र और हाथी दांत का एक बहुत बड़ा उत्पादन करता क्षेत्र कलिंग। तो कलिंग पे जो है वो आक्रमण करता है कौन? अशोक। और कलिंग में भयावह कत्ल मचाता है, एकदम जो लाशों का ढेर बना देता है, लगभग 2.5 लाख के अराउंड लोगों को मारता है, कलिंग के लोगों को। ठीक है। अब यहाँ पे कलिंग का शासक कौन था? नंजराज। इस बात की चर्चा कहाँ मिलती है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में इस बात की चर्चा हमको देखने को मिलती है। ठीक है। अब कलिंग आक्रमण का उल्लेख अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि राज तरंगिणी के, ठीक है, यहां तक समझ गए कलिंग के बारे में। अब एक फैक्ट याद रखिएगा कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। श्रीनगर जो अभी देखते हैं उसकी स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी, राज तरंगिणी के हिसाब से, राज तरंगिणी के अनुसार हमें ये जानकारी मिलती है। ठीक है। अब एक फैक्ट और याद रखिएगा कि अशोक का नाम अशोक किन किन अभिलेखों में मिलता है? तो मास्की, गुज्जर, नेट्टूर और उद्गोलम। मास्की, गुज्जर, नेट्टूर और उद्गोलम। मास्की, गुज्जर, नेट्टूर और उद्गोलम अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक हमको देखने को मिलता है। ठीक है। अब अशोक और उसके बौद्ध धर्म को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपको अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने में आपको 2 लोगों का नाम मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे किनका नाम मिलता है, पहले इसको देख लेते हैं। उसको समझने से पहले एक बार पृष्ठभूमि को समझते हैं कि जब कलिंग युद्ध हुआ था, जब भयंकर जो कत्लेआम मचाया गया था, उसके बाद जो अशोक है ना, उसका मन बहुत व्यथित हुआ था। तो कलिंग पे कत्लेआम मचाने के बाद वो एक बार कलिंग के सैर करने के लिए गया था। ठीक है। तो बहुत सारा लाशों का ढेर, राख और आग जल रहे थे जहां था। उसी बीच एक चेहरे पे तेज लगे हुए एक बालक जो है वो इनके सामने आ रहा था। ये एक प्रकार का किंवदंती है, एक प्रकार का कहानी आप कह सकते हैं। ठीक है। तो इस ये जो है आपको रिलेट करने में मदद करेगा। तो एक लड़का जिसके चेहरे पे एकदम तेज था, वो क्रोधित होते हुए वो सामने से आ रहा था, उन लाशों पे चढ़ता हुआ आ रहा था अशोक के सामने। अशोक ने पूछा कि ए बालक तुम कौन हो? तो उस बालक ने जवाब दिया कि तुमने जो तलवारों से ये जो लाशें बिछाई हैं, इन्हीं लाशों में से मैं किसी का एक पुत्र हूं। ठीक है। तो अशोक को सामने वो आके खड़ा हो गया और कहा कि अपने स्वाभिमान की पराकाष्ठा को और बढ़ाओ और मेरे से भी सामना करो और मेरा भी अंत कर दो। ठीक है। तो अशोक जो है वो कलप गया। अशोक कहा कि बालक, अब हम ये प्रण लेते हैं कि हम कभी भी इसके बाद जो है जो कत्लेआम मचाना या फिर हिंसा वो कभी नहीं करेंगे। तो वो अशोक ने उस लड़के से पूछा कि मुझे एक रास्ता बताओ जो मैं इस हिंसा के रास्ते को छोड़ के अहिंसा के रास्ते पे चले जाऊं। ठीक है। ये जो क्रोध है, क्रूरता के रास्ते को छोड़ के सहिष्णुता के रास्ते पे चले जाऊं। तो उस लड़के ने कहा कि उस लड़के ने जो स्टेटमेंट कहा उसको सुनिएगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाओ। धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म के शरण में जाओ। संघम शरणम गच्छामि। ठीक है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इस बात को कहा के जो
अशोक है उसके हृदय को परिवर्तन करने का सबसे पहले जो काम किया था वो निग्रोध नामक बालक ने किया था। तो निग्रोध नामक बालक के इसी वचन से वो बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होते हैं। तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले दीक्षित करने का काम किसने किया था? तो निग्रोध नामक बालक ने इनको बौद्ध धर्म का सबसे पहला शिक्षा दिया था। शांति का, भेरी घोष से धम्म घोष में जाने का, क्रूरता से सहिष्णुता में जाने का, हिंसा से अहिंसा में जाने का। इस वजह से जो है वो दीपवंश और महावंश के हिसाब से जो है अशोक को सबसे पहले बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का काम किसने किया था? तो निग्रोध नामक बालक ने किया था। तो वहां से उसने अशोक ने बौद्ध धर्म की थोड़ी बातों को सीखी, पर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ मोगालीपुत्र तीस से। और मोगालीपुत्र तीस से प्रभाव में आके उन्होंने पूर्णतः बौद्ध धर्म अपना लिया। सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली? निग्रोध नामक बालक से। लेकिन किसके प्रभाव में आके पूर्णतः बौद्ध धर्म अपना लिया? मोगालीपुत्र तीस। ठीक है। अब ये तो किसके हिसाब से बताया गया कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का काम सबसे पहले निग्रोध ने किया था। वो दीपवंश और महावंश के हिसाब से ये पता चलता है। और ये पता चलता है कि मोगालीपुत्र के प्रभाव में आकर वो पूर्णतः बौद्ध हो गए थे। लेकिन एक और बुक है जिसका नाम है दिव्य वेदांत, वो बौद्ध ग्रंथ है। दिव्य वेदांत के हिसाब से अशोक को सबसे पहले जिन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था उनका नाम उपगुप्त है। क्या नाम है? उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जब भी आपसे पूछेगा कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था, तो आप उपगुप्त ही लगाइएगा, क्योंकि उपगुप्त ही सबसे ज्यादा सर्वकालिक माना जाता है। सबसे ज्यादा मान्यता उपगुप्त वाले को ही है। लेकिन निग्रोध, अगर किसी एग्जाम में उपगुप्त कहते कि आपको निग्रोध मिल जाए तो निग्रोध को लगा लीजिएगा। और निग्रोध का वो स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ठीक है। अब वो जब वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, जब बौद्ध धर्म में वो आ गए, ठीक है, तो उन्होंने खुद धर्म का परिभाषा दिया। किन्होंने? अशोक ने। अशोक सबसे पहले कहते हैं कि जो धम्मम साधु साधवे, यानी जो धर्म है वो सबसे महान है, धम्म है वो सबसे श्रेष्ठ है, धम्मम साधु वो कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि कीम चे धम्मति, धम्म क्या है? वो अपने ही से सवाल कहते हैं और अपने ही से जवाब देंगे। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कीम चे धम्मति, धम्म क्या है? और उसके जवाब में उन्होंने ही बताया, उपासिनवे बहु कयाने दया दाने सची सोचे माधवे साधवे चे धम्मति। उपासिनवे का शाब्दिक अर्थ है पापों से मुक्ति, बहु कयाने का अर्थ होता है बहुत सारे लोगों का कल्याण, दया दाने का अर्थ होता है दया और दान का भाव, सची सोचे यानी जो सोच है उसमें शुद्धता होनी चाहिए, सची सोचे, माधवे साधवे चे धम्मति, व्यवहार की मधुरता, वाणी की मधुरता ही धम्म है। तो धम्म का परिभाषा उन्होंने क्या बताया? उपासिनवे बहु कयाने दया दाने सची सोचे माधवे साधवे चे धम्मति। ठीक है। धम्म को एक ही लाइन उन्होंने बता दिया। उन्होंने बताया कि पापों से मुक्ति को ही हम धम्म कहते हैं। बहु कयाने, बहुत सारे लोगों का कल्याण ही धम्म है। बहु कयाने के बाद उन्होंने बोला सची सोचे, यानी जो सोच है उसमें शुद्धता होनी चाहिए, सची सोचे, माधवे साधवे, व्यवहार की मधुरता, वाणी की मधुरता ही धम्म है। उन्होंने धम्म का परिभाषा कुछ इस प्रकार से दिया। अब उनके बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा अशोक के बारे में, कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री महेंद्र जो संमित्रा है उनको बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका में भेजा था। ठीक है। हम आगे चलते हैं। धम्म के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। और अशोक का जो धम्म है वो कहाँ से लिया गया है, कौन से लिया गया है? तो राहुलोवाद सूत से लिया गया है। राहुलोवाद सूत नामक पुस्तक से अशोक के धम्म का हम लोग जो है वो लिया गया, अशोक के धम्म को वहां से लिया गया और धम्म को एक ही लाइन में उन्होंने बता दिया। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरा और सातवां स्तंभ लेख है ना, वहां पे जो है अशोक के धम्म के बारे में हम लोग को पता चलता है। धम्म का शाब्दिक अर्थ उन्होंने एक लाइन में बता दिया, यानी जनता का नैतिक उत्थान करना है। ठीक है। जनता को पापों से मुक्ति दिलाना है, जनता के लिए सच्चा सोचना है, सोच जो उसमें शुद्धता लाना है, सबका दान करना है। ठीक है। तो जनता का नैतिक उत्थान है, तो जो संहिता प्रस्तुत किया उसको धम्म कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो बृहदत्त हुआ। और बृहदत्त की हत्या किसने कर दी? तो बृहदत्त की हत्या पुष्यगुप्त ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यगुप्त ने हत्या कर दी
और शुंग वंश की स्थापना की मगध पे। अब यहाँ पे हम जो है अशोक के शिलालेख को देख लेते हैं और उसके बाद जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि अभी तक 1 घंटा का वीडियो बन चुका है, इसलिए इसको हम पार्ट 2 में लेके आएंगे। मैंने सोचा था कि एक ही में खत्म कर दूं, लेकिन पार्ट 2 में लेके आएंगे। बस शिलालेख को देख लेते हैं। तो अशोक के टोटल 14 शिलालेख हैं, जिसमें से हम लोग इंपॉर्टेंट को देखते हैं। तो सबसे पहला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है वो पशु बलि की निंदा की गई है। मतलब जो है वो पशुओं की बलि नहीं दी जानी चाहिए और उत्सवों को सीमित रखना चाहिए, ज्यादा उत्सव नहीं मनाना चाहिए, ठीक है। पशु बलि की निंदा और उत्सवों को सीमित रखा है। उसके बाद भेरी घोष की जगह इन्होंने दूसरे वाले में धम्म घोष की, सॉरी चौथे वाले में भेरी घोष की जगह धम्म घोष में जो उन्होंने चेंज किया था, हिंसा को छोड़ के जो है वो अहिंसा को अपनाया था। वो किस शिलालेख में उन्होंने वर्णन किया है, तो अपने चौथे शिलालेख में। पहले में पशु बलि की निंदा, चौथे में भेरी घोष की जगह पे धम्म घोष की नीति को अपनाया है। उसके बाद जो पांचवा है उसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, यानी धम्म महामात्रों की चर्चा कहाँ की गई है, 5वें शिलालेख में। उसके बाद जो 7वां शिलालेख है और 12वां शिलालेख है वो एक जैसा है। उसमें धार्मिक सौहार्द सभी धर्मों के साथ सहिष्णुता अपनाने की बात कही गई है। जो 7वां और 12वां है धार्मिक सौहार्द और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता को अपनाने की बात करता है। उसके बाद जो 8वां है वो धम्म यात्रा का बारे में बात करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। धम्म यात्रा के बारे में बात कौन कर सकता है, तो कौन करता है, 8वां शिलालेख। उसके बाद जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध और धम्म नीति का उल्लेख है। कलिंग युद्ध और धम्म नीति का उल्लेख है। तो इस प्रकार हमने मगध साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सारे वंशों को खत्म कर दिया। अब हम मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को देखेंगे, कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना प्यार बनाए रखिए। अगर आपको मेरे कंटेंट में दिखता है कि हाँ मेहनत हुआ है और अच्छे तरीके से डिलीवर हो रहा है, हमको समझ में आ रहा है, तो जरूर से शेयर कीजिए और अपने वर्दी के सपने को साकार कीजिए।